हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। सारी चीज़ों को पूरी व्याख्या के साथ समझने वाला है ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन देखिए, न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल इसका एसआई मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, आपको याद रखना है। न्यूटन बल का, वाट शक्ति का और पास्कल दाब का मात्रक होता है। न्यूटन बल का, वाट शक्ति का और जो पास्कल है वो दाब का मात्रक होता है। इन सभी को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप वाहन चलाते हैं, पीछे का जो चीजें हैं ट्रैफिक से उनको देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है, आपको पूछा जा रहा है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। हमेशा आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है आसानी से दिखाई देता है। अब कभी भी आपको याद रखना है, वाहन चलाते समय उत्तल दर्पण हमारे गाड़ियों में लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का एक सामान्य मानव आंख के लिए कितनी यहाँ पर होती है? ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 सेंटीमीटर ये होता है। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। एक जो स्वस्थ आंख है बिना किसी तनाव के कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जो वस्तु है उसको साफ साफ देख सकती है। और इसकी अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। इसको भी आपको याद रखना है। हम न्यूनतम दूरी की यहाँ पर बात करेंगे 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम यदि अधिकतम दूरी की बात करें तो अनंत होती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का जो उपयोग है किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोकसी लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में पास की जो वस्तु है दिखती है, दूर है नहीं दिखती, मतलब पास की दिखती है दूर की नहीं दिखती। और इसको ठीक करने के लिए प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था? परमाणु, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या या फिर संयोजकता। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम के आधार पर यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। मोसले द्वारा बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है, जबकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके आधार पर ये परमाणु द्रव्यमान पर थी। तो दोनों को आपको यहाँ पर समझना है और ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अम्लराज और एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण होता है? सीधा इसका आंसर यहाँ पर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोला जाता है? एक्वा रेजिया कहते हैं। और ये सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला सकता है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर देख सकते हैं, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसी मिश्रण को क्या बोला जाता है? एक्वा रेजिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लिटमस पत्र को जब नीले से लाल रंग में बदल दिया जाता है तो वह विलियन कैसा होगा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? लिटमस पत्र को जब नीले से लाल रंग में बदल दिया जाता है तो वो कैसा विलियन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये अम्लीय विलियन होगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? अनीला यानी कि अम्ल नीला लाल, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या फिर 0? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 होता है।
शुद्ध जल पूरी तरीके से उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान ठीक 7 होता है। 7 से कम यदि करें तो अम्ल और 7 से अधिक करें तो क्षार होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। जो जंग लगना है लोहे पर, वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? केवल भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उदासीनीकरण या फिर अपघटन अभिक्रिया? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वो जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है। कई बार पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका वजन कम होता है या बढ़ता है, तो आपको बताना है लोहे का जो वजन है बढ़ जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग जो है किस कोशिकांग को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी का या फिर राइबोसोम? मतलब आत्महत्या की थैली जो है किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपनी ही कोशिका को क्या कर देता है? पचा देता है। इसी कारण से मानव शरीर की क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली, इसी को बोला जाता है लाइसोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह जो है किससे कहा जाता है? ये भी काफी इजी क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। केंद्रक, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? चलिए बताइए कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के दौरान जो है एटीपी के ऊर्जा के रूप का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह जो है बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होने वाला है। वैसे तो हमारा सारा जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं। पौधे में जल और खनिजों का परिवहन जो है किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम से, जाइलम से, कैम्बियम से या फिर मृदुतक से? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। याद रखने का आसान ट्रिक क्या है? ज से जाइलम और ज से जल, मतलब जाइलम जड़ों से पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है और फ से फ्लोएम और फ से फूड भोजन, यानी कि ये जो है भोजन का क्या करता है? परिवहन करता है। जाइलम जल का और जो फ्लोएम है वो भोजन का यहाँ पर परिवहन करता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? चलिए बताइए। मायोसिन, हीमोग्लोबिन, केरोटीन या फिर फाइब्रिन? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को पूरी शरीर में ले जाता है और इसी के कारण खून का जो रंग है कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, घेंघा, रतौंधी या फिर एनीमिया? तो चलिए बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घेंघा रोग हो जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से गले में स्थित जो थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? सूज जाती है, जिससे घेंघा या क्या बोलते हैं? गलगंड रोग इसको कहा जाता है। इसी कारण से हमको जो है आयोडीन युक्त भोजन करने का सलाह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। कवक के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है रखा जाता है? यानी कि जो फंगी का जो अध्ययन है उसको विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कवक का जो अध्ययन है उसको रखा गया है माइकोलॉजी में। कवकों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। जबकि जो शैवालों का अध्ययन इसको क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी इसको बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। तो तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। कवक है उसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए प्रयोगशाला परिचारक का बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर अभी लगातार आते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी उसको मजबूत कर सके। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।